हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किसी होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करने से पहले इस होलो स्फीयर के बारे में समझना जरूरी है कि आखिर होलो स्फीयर किस टाइप के होते हैं। तो जैसा कि देखिए आप नाम से भी समझ सकते हैं, स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोल टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट है ना, वैसा ऑब्जेक्ट दूसरा गोल हो। और होलो का मतलब क्या हो गया, खाली। यानी इस दोनों को अगर एक साथ देखें होलो स्फीयर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, वैसा ऑब्जेक्ट जो गोल हो और अंदर से क्या हो, खाली हो। जैसा कि आप क्रिकेट का बॉल देख सकते हैं, क्रिकेट का बॉल क्या होता है, होलो स्फीयर ही होता है, जो कि बाहर से तो जिस मटेरियल का बना होता है बॉल वो होता है और अंदर से क्या होता है, पूरी तरह से खाली होता है। तो आप क्रिकेट बॉल को होलो स्फीयर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अभी तक ये क्लियर है कि होलो स्फीयर किस टाइप का होता है। एक क्रिकेट का जो बॉल होता है वही होलो स्फीयर होता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर आगे का कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो मान लीजिए ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास और रेडियस ये दोनों गिवन है। अब हमें इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना जरूरी है। तो क्या अभी तक यहाँ कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, नहीं गिवन है ना। तो चलिए सबसे पहले अब हम ड्रॉ करते हैं कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और वो एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के यानी होलो स्फीयर के किस तरह से इसमें पास हो रहा है, ठीक है। यानी इस होलो स्फीयर में वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो कहाँ पे होगा, उसको भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए इसमें जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस होलो स्फीयर का, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस होलो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है, इस तरह से सेंटर से। अब देखिए यहाँ पे रिंग टाइप का लग रहा है, जिसके ऐसा लग रहा है जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो हम लोग अभी उसको समझेंगे कि आखिर कैसा है। बस अभी ये समझिए कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस होलो स्फीयर के कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अब ये किस तरह से सेंटर से पास हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये क्या है, होलो स्फीयर। इसको ध्यान से देखिए, हो सकता है इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन इसको ऐसा समझिए ये जो है ये होलो स्फीयर है, ठीक है। होलो स्फीयर है, बहुत ही मेहनत के साथ एक आलू को गोल करते करते इतना गोल बना पाए हैं, है ना। तो कोशिश करिए आप लोग को इससे समझ में आ जाए। ये क्या है, एक होलो स्फीयर जो अंदर से खाली है। अब हमें पता करना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में कि इस होलो स्फीयर में किस टाइप से पास हो रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलग अलग, हम लोग तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में डाल के देखेंगे और उसको समझेंगे कि सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो हमने मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से, ये जो होलो स्फीयर है उसके यहाँ से इस टाइप से कुछ यहाँ से गया ऊपर से जाने के बाद और इस तरह से पास हो रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से, और इसके सेंटर से पास हो रहा है। इसके बीच में जो सेंटर होगा ना, ये जो होलो स्फीयर है उसके अंदर सेंटर होगा, उससे पास हो रहा है इस टाइप से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट कर सकता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये होलो स्फीयर था, ये होलो स्फीयर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये इस टाइप से पास हो रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि होलो स्फीयर के ऊपर से इस तरह से पास हो रहा है, सरफेस से, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एकदम बीचों बीच से जा रहा है, उसके सेंटर से होते हुए देखिए इसके नीचे से इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस टाइप से, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस तरह से ऊपर से दिए, इसके सेंटर से होते हुए नीचे से इस टाइप से निकल गया। ये भी पॉसिबल है कि ऐसा भी जा सकता है। या मान लीजिए तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इस दोनों के परपेंडिकुलर है, कुछ इस टाइप से। इसको भी ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके, ये तो कोरोना हो गया, नहीं ये तो पूरा कोरोना लग रहा है, कोरोना वायरस। तो चलिए यहाँ इसको समझने पे ध्यान दीजिए। कोरोना वायरस तो अब चला गया है ना, हम लोग अभी होलो स्फीयर आया है, इसको समझते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया, यानी यहाँ तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, यानी तीन क्या, इस पे कितना भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे पास करवाए जो इसके सेंटर से पास हो वो सब इक्वल ही होगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तीन के बारे में देखा है। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इस तरह से यहाँ से पास हो रहा है, नीचे से निकल रहा है, ये हुआ। या फिर मान लीजिए ये ऐसे कर देते हैं, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम पहले जैसा ही है। ये तीसरा की बात करें,
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो गया है ना। तो ये तीसरा, अगर मान लीजिए ये तीसरा की हम बात करें तो ये तीसरा भी क्या है, ये पहले की जैसा है सिमेट्री। मतलब इससे क्या समझ में आया, इस होलो स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली कितना भी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ना हो, सभी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल ही आएगा। ये समझ में आया। इसके सरफेस से कहीं से भी पास करें, देखिए यहां से मान लीजिए हम यहीं से कहीं से पास कर दे, जो इसके सेंटर से पास हो, इस टाइप से, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से निकल रहा है। ये भी क्या है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके सेंटर से, ये जो होलो स्फीयर है इसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकल गया। तो इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, सभी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सभी सेंटर से ही पास हो रहा है, यानी सभी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सिमेट्री है, सेम है ना। तो सभी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही फाइंड करेंगे, है ना। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है, जितने भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है सभी क्या है, इक्वल ही है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी समझा है। तो किसी एक के अबाउट फाइंड करो, बाकी जितना भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसमें सबके अबाउट इक्वल ही होगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया, किस तरह से पास हो रहा है इस होलो स्फीयर से, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब आगे मूव करते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ जैसा जैसा हम लोग अभी करते जाएंगे, बस उसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना, कि किस तरह से क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि बीच में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, लेकिन जब आखिरी स्टेप होगा, जब आखिरी स्टेप में जब हम लोग फॉर्मूला फाइंड करने वाले होंगे, वहां जाते जाते आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, मैंने ऐसे ही रेफरेंस लाइन दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल पे जा रहे हैं। तो थीटा एंगल पे यहाँ गया और इसको क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से मिला दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको ध्यान से देखिए। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, अभी जैसा कि बोला, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल पे गए और एक पॉइंट लिया और उसको सेंटर से मिला दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया, इस लाइन से थीटा एंगल जाने के बाद फिर डी थीटा एंगल पे गया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यानी जब उसको सेंटर से मिला दिया, यानी इसकी अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का। तो अब देखिए ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा, है ना। अब देखिए बहुतों का मन में ये चल रहा होगा आखिर हम ये कर क्यों क्या रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी समझने वाले, जैसा कि अभी बोला था ना। अब बस देखते रहिए क्या हो रहा है, बाकी सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल पे गया, फिर डी थीटा एंगल एक ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, सेम यही चीज जो राइट साइड की है वही चीज अगर लेफ्ट में करें तो एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, और फिर इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से इस तरह से मैच करवा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से। फिर ये दूसरा जो है वो दूसरे को भी हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से मैच करवा रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ तक समझ में आया। सिंपल जो किया है, यहाँ से थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा एंगल लिया और इस तरह से इसको मैच करवा दिया। अब ये मैच करवाने के बाद क्या बना अभी हम लोग समझ लेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से शेडेड कर दे रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है कि बॉल के ऊपर एक पट्टी है, इस तरह से लग रहा है। तो देखिए बेसिकली ये पट्टी जो है ना, इसको हम काट के निकाले हैं। क्या किया है, जिस तरह से हम लोगों ने रिंग में, डिस्क में क्या किया था, छोटा सा एलिमेंट लिया था ना, वही छोटा सा एलिमेंट की तलाश में हम यहाँ पे। अब कुछ समझ में आ रहा है। अगर रिंग और डिस्क के बारे में आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर यहाँ जो भी डाउट बन रहा होगा ना, आपने अगर रिंग और डिस्क का अगर लेक्चर देखे हुए हैं या अगर देख लेते हैं तो फिर ये डाउट आपके अंदर आएगा नहीं। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जब भी हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल एलिमेंट, कि वो जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है किस टाइप के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये होलो स्फीयर जो है वो एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो हम लोग को इतना तो क्लियर है ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो हमने जैसे ये सुना कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में, उसके बाद क्या सोचने लगा कि यार ये पहले पता लगाओ कि आखिर ये किस तरह के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो बेसिकली ये हम स्मॉल एलिमेंट के खोज में ही हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है किस तरह के एलिमेंट। तो ये जो हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया ना, वो एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, जिससे आप देखिए यहाँ ये इस तरह के एलिमेंट से होगा, फिर इससे थोड़ा सा इस तरह से पट्टी, इस तरह से मिल के ही तो पूरा होलो स्फीयर बना होगा, है ना। अभी थोड़ा सा कम फील आ रहा होगा, हम लोग इसको अच्छे से फील करेंगे, आप टेंशन ना ले। तो ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, जो इस होलो स्फीयर का एक पोर्शन है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा, ये होलो स्फीयर है इस टाइप के, इसी को हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब हमने बेसिकली किया क्या है, इसको
एक छोटा ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, चलिए इसमें भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते हैं ताकि समझ में आए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से थीटा एंगल पे एक पॉइंट यहाँ लिया था, इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से गए एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, और फिर इसको क्या किया, इसको अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो 2 पॉइंट लिया, फिर इस तरह से और इस तरह से हमने किया है। इसको ध्यान से जरा देखिए, बेसिकली केवल यहाँ नहीं है, ये पूरा का पूरा इस तरह से सर्कल बना है, इस तरह से और इस तरह से, ये इस टाइप से, और ये एक साइडेड पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है किस तरह का एलिमेंट हमने लिया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो अपर पोर्शन है, जो स्ट्रिप है ना, ये जो ये वाला है, इसको हमने यहाँ से काट के बाहर निकाला है। अब वो किस टाइप से दिखेगा, इस वाले पोर्शन को जब हम बाहर निकालेंगे वो किस टाइप का दिखेगा उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ से निकाल के बाहर रख रहे हैं, ताकि हम लोग को क्लियर हो कि आखिर ये एलिमेंट किस टाइप का है ना, हम लोग इसका क्या करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये जो एलिमेंट है जो होलो स्फीयर होता है वो किस टाइप का होता है, बॉल टाइप का। तो समझ लीजिए ये बॉल है, ये इस टाइप का है होलो स्फीयर, अंदर से ये खाली होगा ना, बिल्कुल होलो स्फीयर टाइप का होगा, बिल्कुल होगा। देखिए अगर इससे आपको समझ में नहीं आता है ना तो इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल से यार बॉल आया मेरे पास, मैं बाहर जा रहा था तो बच्चा ये खेल रहा था रोड पे, है ना, मैं वहाँ से लेके भागा हूँ इसको, कैसे बैट लेके अभी भी ढूंढ रहा होगा मुझे, है ना। वैसे भी होली का दहन है, पूरा होली मेरे ऊपर ही खेल लेगा वो, है ना। इसलिए अब इससे ज़्यादा बॉल मैं चोरी करके नहीं ला सकता, है ना। इसलिए आप कोशिश करिए इससे आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बस आपको अभी भी जो भी डाउट है आप अपने मन में रखिए, वो लास्ट आते क्या होगा, लास्ट स्टेप आते आते आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने ये समझा कि ये होलो स्फीयर है, क्लियर है। हमने क्या किया, जैसा कि अभी इस पे समझा था कि किस तरह से एलिमेंट लिए हैं, इस टाइप से, ये जो थिकनेस है इस तरह से चारों साइड से ये गोल इस तरह से चिप्स टाइप का निकल जाएगा ना इसमें से, ऐसे, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, वही चीज़ इसमें समझ रहे हैं। हमने क्या किया, ऐसे करके ये जो कटा हुआ है वो ऐसे, बेसिकली ऐसे और ऐसे कटा हुआ। इसमें से देखिए इस वाले पोर्शन को हम बाहर निकालते हैं, इस वाले पोर्शन को बाहर निकाल रहे हैं, ये ऊपर का रह गया, ये नीचे का रह गया, इस वाले पोर्शन को बाहर निकाले, है ना। ये इसको रहने दीजिए, इसका आप कोई काम नहीं, इसको हम हटाते हैं। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ना जो इस टाइप का है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके इस तरह से बीच से पास हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से, कुछ दिख रहा है, बॉल का कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये एक रिंग टाइप का नहीं है, इसको कह सकते हैं ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग टाइप का शेप है इसका, है ना। जिसका देखिए अगर ऐसे इस तरफ से पोर्शन से देखें तो इसका कुछ थिकनेस भी है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये थिकनेस है। तो अब ये थिकनेस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। अब वो थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो डी थीटा वाला पोर्शन है ना, जो यहाँ से ऐसे गए, ये वाला केवल डी थीटा वाला पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को, ये डी थीटा वाले पोर्शन को हम बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इस टाइप का ये एंगल जो है वो डी थीटा है, ये क्या है, डी थीटा। और इसको ध्यान से देखिए, ये कितना होगा, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल, है ना, जो कि ये होलो स्फीयर का रेडियस होगा। तो ये हो गया होलो स्फीयर के रेडियस के इक्वल। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये इसकी लेंथ कितनी होती है, जितना सेंटर पे जितना एंगल होता है वो इंटू इसका रेडियस। तो इसको ये कह सकते हैं आर इंटू डी थीटा। इसको ध्यान से देखिए, इसका लेंथ कितना हो गया, यानी बेसिकली इसकी हम बात कर रहे हैं, इसका ये हाइट कितना हो गया, आर इंटू डी थीटा, समझ में आ रहा। तो ये हाइट हो गया आर इंटू डी थीटा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस टाइप का कुछ शेप में। तो इस तरह के शेप में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए कुछ इस टाइप का देखते हैं, ठीक है। और फिर इसका कुछ थिकनेस हाइट है तो कुछ हाइट देने की कोशिश करते हैं। उतना अच्छा तो हमको पेंटिंग आता नहीं है, पर कोशिश करते हैं कुछ बन जाए, इस टाइप का कुछ है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइडेड इस तरह से कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, जैसा कि हमने बोला कि ये जो इसका हाइट कितना है, आर डी थीटा, है ना, जो कि इसके इक्वल है। और ये आर डी थीटा कैसे फाइंड किया, यहाँ से हम लोगों ने अभी अभी समझा है। तो ये कितना है, आर डी थीटा, क्लियर है। अब देखिए ये जो हमने ये कैसा है, ये रिंग शेप का है। ये कौन से शेप का है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये रिंग शेप का है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। जिसका मास हम लोग क्या, अब देखिए छोटा सा एलिमेंट है ना,
छोटा है तो छोटा होगा, हमने पिछला वीडियो में देखा है डिस्क के केस में, छोटा है तो छोटा होगा। तो इसका मास dm ले लेते हैं, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कुछ ले लेते हैं और उसको di बोल देते हैं। क्लियर है? छोटे वाले इवेंट का मास dm है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। और देखिए हमने ये क्यों लिया, क्योंकि कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में एक चीज़ और हमने बात किया था कि अगर हमें स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चल जाए, तो वो तो पता चल चुका है स्मॉल एलिमेंट कैसा है, रिंग टाइप का है ना, जिसका थिकनेस क्या है r इंटू डी थीटा, जैसा कि इसकी बात कर रहे थे ये, और ये तो रिंग टाइप का ही है, बिल्कुल है। तो स्मॉल एलिमेंट का तो भैया पता चल चुका है अभी तक। और ये इसके बाद हमने क्या बात किया था, कंटिन्यूस मास सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस मास सिस्टम की बार बार जिक्र हो रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप उसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो जब तक उसमें डाउट रहेगा तब तक इधर एक दूसरे से सब रिलेटेड है ना। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो हमने बात किया था कि अगर कंटिन्यूस स्मॉल एलिमेंट के बारे में पता चलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, जो कि यहाँ पे di है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो कंप्लीट कंटिन्यूस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना है, di। यहाँ तक क्लियर है? क्या फाइंड करना है, di। अब देखिए ये रिंग जो है, इसका रेडियस क्या इस होलो स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा? बताइए, कभी हो ही नहीं सकता ना। देखिए ध्यान से, देखिए इसका रेडियस और इस वाले का रेडियस अलग होगा ना। जैसे जैसे ये ऊपर मूव कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे काटते तो छोटा सा पोर्शन आता है, इससे नीचे बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा पोर्शन, तो हर एक पोर्शन का अलग अलग रेडियस आ रहा है ना। तो इसका रेडियस, ये तो पता चल गया होलो स्फीयर के रेडियस के इक्वल नहीं होगा, तो होगा ना कुछ। तो अगर कुछ होगा तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल r बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे भी ये कह सकते हैं ना, ये जो छोटा सा रिंग लिए वो उसका सेंटर इधर कहीं होगा, है ना, जिसका यहाँ से यहाँ स्मॉल r होगा। इसको ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ कर रहे हैं बस वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, स्मॉल r है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को di फाइंड करना है। और ये किस टाइप का है, रिंग टाइप का। और हम लोग रिंग के केस में पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, mr²। तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, di। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, di इज इक्वल्स टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, dm। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, dm इंटू, अब इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r²। स्मॉल एलिमेंट का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये होलो स्फीयर जो है वो इसी टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। अब di का इंटीग्रेशन क्या होगा, i के इक्वल हो जाएगा, है ना, जो कि इस होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इज इक्वल्स टू। देखिए इंटीग्रल हमको dm अभी पता नहीं है, स्मॉल r हमने अभी अभी लिया था वही है। अब बेसिकली हमको r के बारे में पता करना है और dm के बारे में पता करना है। ये दोनों पता चल जाए, फिर हम लोग लिमिट सेट करके, जो भी लिमिट होगा उसको सेट करके हम लोग i फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, r के बारे में पता करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है पता करना, ठीक है। अब r के बारे में कैसे पता करेंगे, तो इस वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं, नीचे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि यहाँ पे है, क्लियर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये सेंटर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये छोटा सा r जो है ना, वो छोटा सा r हम इस टाइप के यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इसको इस टाइप से मिला देते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा। अब ये देखिए रेडियस के इक्वल है, होलो स्फीयर के रेडियस ये हो गए, और ये एंगल कितना है, थीटा। हमने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बिल्कुल है। तो अब ये r है, तो ये r का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट r sin थीटा। यानी स्मॉल r जो है, अगर इस ट्रायंगल से अगर देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप जब सोल्व करेंगे, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल से बात करें तो sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R इंटू साइन थीटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ स्मॉल r तो पता चल गया इस तरह क्या है। अब हमको dm फाइंड करना है। तो अब बताइए dm कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉल r तो पता चल चुका है, अब dm फाइंड करना है। अगर dm फाइंड हो जाता है, उसके बाद हम लोग लिमिट सेट करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। अब देखिए ये होलो स्फीयर जो है, इसके लिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं ना। और हम लोग मास डेंसिटी के केस में अच्छे से देखा था, अगर आपने उसका भी वीडियो नहीं देखा है
तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप जब उस वीडियो को आप देखिएगा तो केवल इस चैप्टर का ही नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा, जब आप 12th में जाइएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन जैसे और भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, होलो स्फीयर के लिए क्या हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया या वॉल्यूम, एरिया फाइंड करते हैं ना। और हम लोगों ने बात किया था कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए एरिया फाइंड करते हैं उसके लिए सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम की अगर हम बात करें तो डीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर डीएम इज इक्वल्स टू अगर बात करें तो डीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी यानी सिग्मा इनटू कौन सा एरिया, डी ए। अब ये डी ए क्या है, जिस एरिया पे हमें ये मास फाइंड करना है, हम लोग मास डेंसिटी के केस में ये सीखा था। तो यहाँ देखिए किस एरिया पे फाइंड करना है, तो ये रिंग का जो एरिया होगा उसी पे तो फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखिए कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। इस तरह के एरिया हम लोग डिस्क में भी फाइंड आउट किए थे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्क केस में एक रोटी बना के वहाँ पे समझा था बहुत अच्छे से, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो रिंग है इसको हम लोग कहीं से कट कर देते हैं, है ना। ये कैंची लगाया, यहाँ से कट कर दिया, सिंपल। अब ये इस टाइप का था, यहाँ से कट कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, कुछ ये इस टाइप का दिख जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का कुछ दिखेगा, देखिए इस टाइप का अगर यहाँ पे रखे, यही तो था ये रिंग जो ऐसे रखा हुआ था स्टार्टिंग में, ये रिंग जो इस टाइप का कुछ था, इस टाइप का, इसको हमने यहाँ से कैंची लगा के काटा तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे बनेगा बस आप वैसे बना दीजिए, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, जो सच में हो रहा है वो देखिए। और ये साइडेड था तो चलिए इसको भी ऐसे ऐसे कर देते हैं ताकि सेम लगे। अब ध्यान से देखिए, इसका ये हाइट कितना था, ये वाला जो थिकनेस है वो कितना था, r इंटू डी थीटा। और वो कैसे आया था हम लोगों ने यहाँ से समझा था, r इंटू डी थीटा हो गया। तो इसका ये कितना हो गया, इसको अगर ध्यान से देखें तो r डी थीटा के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये थिकनेस ही r डी थीटा है तो वो भी होगा। क्योंकि हम लोगों ने इसी को तो कैंची से काट के ऐसे कर दिया, तो ये हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये हाइट चेंज नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने ये कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका रेडियस की बात करें तो स्मॉल r था। अब ये लेंथ कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें लेंथ कितना होगा, तो वो कितना होगा, 2 पाई आर ही तो होगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखिए ये सर्कल टाइप का ही तो है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसका कितना हो गया, ये लेंथ 2 पाई इंटू कौन, ये स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो ये कर दिया, क्लियर है। अब स्मॉल आर की वैल्यू देखिए यहाँ फाइंड किए थे, r साइन थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 2 पाई की जगह, r की जगह, स्मॉल r की जगह क्या करेंगे, कैपिटल R साइन थीटा पुट कर देंगे। तो कैपिटल R साइन थीटा यहाँ से पुट कर दिए। तो यहाँ से देखिए क्या फाइंड हुआ, यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 पाई कैपिटल R साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। इसको हमने लेंथ कैसे लिखा, 2 पाई आर, क्योंकि ये इसका रेडियस स्मॉल r है और ये एक सर्कुलर, ये इस टाइप का सर्कल टाइप का होगा और ये सर्कल टाइप का है। तो हम लोग पेरीमीटर जानते हैं कितना होता है इसका लेंथ, 2 पाई आर। तो 2 पाई इंटू इसका रेडियस स्मॉल r था तो स्मॉल r रख दिया। अब हम लोगों ने अभी स्मॉल r की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से कैपिटल R साइन थीटा फाइंड किया था, है ना, अच्छे से समझ के, जिसको हमने यहाँ पे कैपिटल R साइन थीटा लिख दिया स्मॉल r को। अब देखिए ये तो क्या आया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ना। अगर इस रिंग को काटे हैं तो इसका लेंथ 2 पाई आर है और इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस, अगर थिकनेस की बात करें तो r डी थीटा है। अब देखिए इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो शेप है, ये कह सकते हैं कि ये जो शेप है जो कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये एक रेक्टेंगल टाइप का है। और हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो हम लोग डी ए फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए, चलिए यहाँ पे डी ए फाइंड करते हैं। तो डी ए कितना हो जाएगा, अगर हम डी ए की बात करें तो लेंथ कितना है, 2 पाई कैपिटल R साइन थीटा, 2 पाई कैपिटल R साइन थीटा, ये तो हो गया लेंथ। विड्थ कितना है, कैपिटल R डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, इसको ध्यान से देखिए, है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा समझना, ये छोटी स्मॉल एलिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी किया है और समझे भी है, ठीक है। तो डी ए फाइंड पता चल गया क्या है। अब जब डी ए पता चल गया तो डी एम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए डी एम फाइंड करते हैं। तो अगर डी एम की बात करें तो यहाँ सिग्मा, अब सिग्मा देखिए सर, हम लोग जानते हैं सरफेस मास डेंसिटी होता है, जो कि
होलो स्फीयर का मास अपॉन इसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो होलो स्फीयर का मास कितना है m, और होलो स्फीयर का एरिया कितना होता है बोलिए 4 पाई होलो स्फीयर का रेडियस r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अगर ये आपको याद नहीं है तो याद कर लेंगे, है ना, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इनटू, अब देखिए dA की जगह क्या पुट करेंगे, जो अभी फाइंड किए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई, ये r मिलकर r स्क्वायर बना लेगा, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा, इंटू यहाँ डी थीटा था तो डी थीटा। ध्यान से देखिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 2 पाई है और ये 4 पाई है, तो ये 2 से कैंसिल, यानी यहाँ से जो dm आएगा वो कितना आ जाएगा, ये m अपॉन 2, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से dm आ गया, इसको ध्यान से देखिए, और यहाँ अगर कोई डाउट है तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि हमने अच्छे से सभी पॉइंट को डिस्कस किया है अभी तक। अब डाउट तो नहीं रहना चाहिए dm कैसे फाइंड किए हैं। यहाँ से dm पता चल गया। अब देखिए हम लोग को dm भी पता चल चुका है और ये स्मॉल r के बारे में भी पता चल चुका है, तो हम लोग को अब क्या करना है, i फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी हमने बोला था इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें dm की वैल्यू पुट करते हैं और स्मॉल r की वैल्यू पुट करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, dm की जगह क्या पुट करेंगे, अभी जो फाइंड किए हैं वो कितना फाइंड किए हैं, m/2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये dm हो गया, क्लियर है। अब स्मॉल r की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल R साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है क्योंकि r स्क्वायर है, तो कैपिटल R साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, हम लोग जानते हैं जो कांस्टेंट होता है इजीली उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट क्या है, m/2, और ये r भी तो कांस्टेंट है। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो r स्क्वायर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से m कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बाहर निकल गया। अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा यहाँ है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा। तो चलिए अलग अलग ही रहने देते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं पहले, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं और इस साइन थीटा को बाद में, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब इसके आगे इंटीग्रेशन है ना, जो कि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके होते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप मैथमेटिकल टूल्स को फिर से अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब mr स्क्वायर को mr स्क्वायर ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, इसको अलग से देख लीजिए। क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता था, अगर याद हो तो, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, इंटू साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दिया, इंटू ये डी थीटा रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे अगर इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो हम लोग को इसमें कुछ लिमिट पुट करना पड़ेगा, ताकि जिसको सोल्व करके हम लोग फाइनाइट वैल्यू ला सके। तो यहाँ देखिए कौन वेरिएबल है, थीटा, यानी लिमिट किस पे पुट होगा, थीटा पे पुट होगा। तो ये थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो सकता है, तो देखिए ये थीटा कहाँ, इसके रेफरेंस में ले रहे हैं ना, तो ये थीटा कहाँ से कहाँ जा सकता है, ध्यान से देखिए। अगर ये लाइन जहाँ ये लिए हैं थीटा एंगल पे जाके, यही लाइन अगर वर्टिकल होता तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका एंगल कितना होगा, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू थीटा की क्या हो सकती है, 0। क्लियर है। अब देखिए मैक्सिमम ये कहाँ तक आ सकता है, जो हमने ये थीटा पे लिया है इसी को हम क्या करते हैं, पूरे इस तरह से रोटेट करिए और इस तरह से वर्टिकल, जो लाइन यहाँ से सेंटर को इसको मिलाया है वही लाइन इसको अगर इससे मिला देते, तो ध्यान से देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ ले लिया, है ना। तो इस केस में यहाँ से यहाँ आने में पाई एंगल हो गया ना, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, पाई। अब देखिए कभी कभी माइंड में ये आता है कि हमने यहाँ से यहाँ पाई यहीं तक क्यों आया, है ना, 360 यानी 2 पाई तक क्यों नहीं गया, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे ये इस वाले केस में, कि ये जो रिंग है काटने से पहले मान लीजिए कुछ इस टाइप का था, हम जब यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, यहाँ से थीटा जाके इस तरह से जो काटे हैं, तो देखिए यहाँ से गए तो एक ही साइड है, गए तो एक ही साइड है ना, पर यहाँ से जो एलिमेंट काटे हैं वो ये चारों साइड से हट गया है ना। देखिए इसको अगर हम बीच में से हटा दे, अगर बीच में से हटा दे तो देखिए इसको, और ये इस तरह से गैप बन जाएगा बीच में। तो देखिए गए तो थे राइट ही साइड ना, जैसे कि यहाँ गए हैं, यहाँ से तो गए हैं राइट साइड ही ना,
लेकिन कटा है क्या, ऑब्जेक्ट राइट साइड का ही केवल कटा है, चारों साइड का कटा है ना। यानी एक साइड जाने पे जहां से एलिमेंट काटते हैं वो उसके चारों साइड इस तरह से गोल होकर कट जाता है ना। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेते तो ये इस तरह से यहाँ एलिमेंट कट जाता है ना, और यहाँ पे जब एलिमेंट कटता तो यहाँ से पूरा एलिमेंट हट जाता। यानी जब हम यहाँ से लेके पॉइंट यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो पूरा एक तरह से होलो स्फीयर पूरे अलग अलग पार्ट में कट जाता है ना। तो पूरा होलो स्फीयर जो है वो कवर हो गया ना, हमको जीरो से लेके पाई तक आने में ही कवर हो गया। तो इसलिए लिमिट जो है वह 0 से लेके पाई तक ही होगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को आप टी ले लीजिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा को टी ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एक, उसको आप मैथमेटिकल टूल से देख सकते हैं। अब कॉस थीटा का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा और थीटा का क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू डी थीटा है। तो हम लोग इस साइन थीटा इंटू डी थीटा को इस वाले साइन थीटा इंटू डी थीटा से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस डी टी। ठीक है, तो चलिए इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mr² / इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल dt है, अब t चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए लिमिट t पे आएगा। तो ये 0 जब थीटा की जगह पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो हम लोग cos 0 यहाँ 1 हो गया। अब देखिए जब ये थीटा की जगह पाई रखेंगे तो cos पाई कितना होता है, -1, तो ऊपर -1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 1 माइनस, तो 1 माइनस cos थीटा को हमने क्या लिया था, t, तो यहाँ से t² हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, इंटू, अब देखिए ध्यान से, यहाँ साइन थीटा इंटू डी थीटा है तो यहाँ से साइन थीटा इंटू डी थीटा को माइनस ऑफ डी टी लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ डी टी। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका हमको आगे सोल्व करना है। अब हमारे पास जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mr² / 2 इंटू, अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, माइनस वाला अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई एक तरह से होता है तो ये लिमिट चेंज हो जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। तो ऊपर कितना है, माइनस है, तो और नीचे प्लस है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो -1 से 1 हो गया। अब माइनस का काम हो गया है ना, माइनस का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 1 माइनस t² इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए mr² / 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का टी के डी टी के t होगा, माइनस t² का क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगा और टोटल पावर से डिवाइड होगा, तो t³/3। अब -1 से 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको आगे फिर से सोल्व करिए, mr² / 2। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, t के जगह 1 माइनस, अब t³ के जगह 1 का क्यूब तो 1/3, ये हो गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, अब t के जगह -1 पुट करिए, -1, अब माइनस पहले से है तो माइनस आ गया। अब ध्यान से देखिए -1 का होल क्यूब करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा ना, तो -1 हो गया और माइनस पहले से था तो प्लस हो गया 1/3, ये हो गया। क्लियर है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ज़रा सोल्व करिए। तो अब यहाँ देखिए कितना आएगा, mr² / 2 इंटू, इसको सोल्व करने पे कितना आया, 4/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आएगा, 2/3 mr²। ये क्लियर है। तो देखिए इसके केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा यही हमारा फॉर्मूला है ना। इतना मेहनत करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आया है वो 2/3 इंटू mr² आया है, जो हमें याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है सबको। ध्यान से देखिए, आपको ये डेरिवेशन देखने के बाद ऐसा अगर लग रहा है यार ये अपने बस का तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके बस का नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एग्जाम ये क्वेश्चंस आएंगे ना वो 2/3 इंटू mr से सोल्व आराम से हो जाएगा। अगर आपको 2/3 इंटू mr² याद है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। वो कैसे,
क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई डेरिवेशन पूछ नहीं रहा, तो फिर यार जब पूछ नहीं रहा तो इतना क्यों हम माथा दुखा रहे हैं ना। तो देखिए बात ये नहीं होता, जब आप एक बार, हमने बार बार क्या बोला, आपको फील आना चाहिए कि हम किस तरह से एलिमेंट ले रहे हैं, कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं, है ना। अगर आप एडवांस में बैठने अगर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको एग्जाम में इस तरह से कुछ सोल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि एडवांस में आप जब बैठेंगे ना तो आपको आसानी से तो 4 नंबर नहीं देने वाला, ऊपर से -2 रहता है तो वहाँ रिस्क भी रहता है ना। तो वो आसानी से तो 4 नंबर नहीं देगा, आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। और एडवांस में आप कैलकुलेशन तभी कर पाइएगा अच्छे से जब आपको टॉपिक में फील आ चुका होगा। फील का मतलब क्या है, आपको सच में उसके टॉपिक का रियलिटी पता होगा कि उसमें किस तरह से रियल लाइफ में होती हैं चीज़ें। और देखिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है ना। तो आप देखिए, अगर आप ठीक है, अगर आप इसको नहीं सीखना चाहते हैं ना, अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। बस आप ये रट लीजिए कि जो होलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है। कब? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उस होलो स्फीयर के सेंटर से पास हो। और किस तरह से सेंटर से पास होगा वो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, इस टाइप से कुछ है ना, कि ऊपर से गया इसके सेंटर से होते हुए इस तरह से पास हो जाएगा। इसके बाद हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके बाद कितना होगा 2/3 mr²। अगर ये भी याद है तो आपका काम आराम से मेंस और नीट लेवल पे आराम से हो जाएगा। अगर आप एडवांस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप डेरिवेशन को भी जरूर से देखें, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा आपको डेरिवेशन भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार आप देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा बहुत हार्ड है। और वैसे भी हम हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट समझाने की कोशिश किए हैं, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा होगा। लेकिन जब आप 1-2 बार इसको सोल्व कर लेंगे खुद से तो आपको बहुत छोटा लगने लगेगा, है ना। ये मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगेगा इसको सोल्व करने में। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है अगर आपको आता है तो, है ना। बस समझाने कितना लंबा हो गया, लेकिन इतना लंबा ये है नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में, ऐसा तो नहीं बोल सकता आया होगा, हो सकता नहीं भी आया होगा, बस आप 1-2 बार इसको देखें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।